नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया नेटवर्क। टीएफडी इंडिया नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, 403 विधानसभा की सीटें, 80 लोकसभा की सीटें, उत्तर प्रदेश का सीएम प्रधानमंत्री की हैसियत रखता है। उस राज्य का मुख्यमंत्री के अंदर यह डर बस जाए कुर्सी जाने का, तो इसे हल्के में नहीं ले सकते। योगी आदित्यनाथ जो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, बाबा महंत अवैधनाथ ने उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को बनाया था। सीएम की कुर्सी तक सफर किए, सांसद से लेकर सीएम की कुर्सी तक का सफर है उनका। यह सफर योगी आदित्यनाथ को एक ऐसे मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया कि योगी आदित्यनाथ ने सोचा भी नहीं होगा। सीएम तो बन गए, दूसरी बार सीएम बन गए, लेकिन क्या वह वर्चस्व है जो पहले था? बुलडोजर चलना, लगातार घटनाएं होना, दंगा होना, फर्जी एनकाउंटर होना, यह सारी चीजें जो रही उनको दागदार बना दिया। जिस प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करने की बात करते हैं, वही प्रशासन खुलेआम बहराइच करवाता है। तो यह सारी चीजें अब नरेंद्र मोदी के ऊपर भी आ रही हैं और योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव होना है, वह उपचुनाव जी का जंजाल बन गया है। 9 सीटें हैं, 9 सीटों में 5 सीटें एनडीए गठबंधन का है, 3 भारतीय जनता पार्टी का है, 2 आरएलडी का है। अब यह जयंत चौधरी की 2 सीटें और योगी आदित्यनाथ भाजपा की 3 सीटें और 4 सीटें समाजवादी पार्टी की। अब अगर योगी आदित्यनाथ का 5 सीट में एक भी सीट कम हुआ तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिल जाएगी। अगर अखिलेश यादव का एक भी सीट कम हुआ तो उनका बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना, जैसा को तैसा। तो यह चीजें दोनों के लिए जद्दोजिहाद वाली है। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव के साथ इंडिया की ताकत और जुड़ोगे तो जीतोगे की ताकत है, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की तरफ बटोगे तो कटोगे का नारा है। इस बीच मुकाबला है उत्तर प्रदेश का, और इंडिया गठबंधन कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण होगा यह चुनाव। लेकिन मोदी ने भी बहुत बड़ी गलती कर दी, पार्टी को ही फंसा दिया। लगातार 5 ट्वीट आता है उनका और एक ट्वीट डिलीट हो जाता है, और हैशटैग करके होता है। दीपावली के दिन समय ट्वीट करते हैं दूसरे राज्यों को नीचा दिखाने के लिए और खुद नीचा बन जाते हैं। यह चीजें अब सर चढ़ करके बोल रही हैं कि एक प्रधानमंत्री जो मुंह से तो बोलता नहीं, पत्रकारों के सवाल का जवाब देता नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता नहीं, सवाल लेता नहीं, और वह सिर्फ भाषणबाजी करता हो, ऐसा पहला प्रधानमंत्री, और ट्वीट डिलीट करना पड़ रहा हो, तो यह भी दुर्भाग्य है। अब कांग्रेस शासित राज्य अपने काम गिनवा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपके राज्य का क्या हाल है, और इसका जवाब है नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटा अपने ही शरीर पर आएगा। 10 सालों में कोई ऐसा तो काम नहीं हुआ कि जो बता सके ट्वीट में। विपक्षी दल कह रहे हैं कि देखो हमने तो बस सेवा भी फ्री की, 500 का सिलेंडर भी दिया, राज्यों में अपने दे रहे हैं,
आप कहां दे रहे हैं? 25 लाख रुपए का मेडिकल बीमा यह मिल रहा था राजस्थान में गहलोत सरकार को, और अब आई भजन लाल सरकार मोदी की, पर्ची वाले मुख्यमंत्री, तो वहां वह गायब हो गया। अब यह सारी बातें जब उल्टी होने लगी तो ट्वीट डिलीट कर दिया। एक प्रधानमंत्री को ट्वीट डिलीट करना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वही मायावती अब उपचुनाव में आ खड़ी हो रही है, जो मायावती उपचुनाव कभी नहीं लड़ती थी, जिनका दिन पर दिन लगातार गिरते जा रहा है ग्राफ, उपचुनाव लड़ने जा रही है। वह खुद लड़ रही है या लड़वाई जा रही है? किसे जरूरी है यह 9 सीट? यह 9 सीटें किसे जरूरी है? हकीकत कहें तो यह किसी को जरूरी नहीं है, क्योंकि इस 9 सीट को हारने से योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगी और ना ही मायावती की सरकार बन जाएगी और ना ही अखिलेश की सरकार बन जाएगी। लेकिन यहां साख अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का है। अगर अखिलेश यादव अपनी 4 सीटें बचाने में कामयाब हो गए तो भी यह कहा जाएगा कि वर्चस्व बना हुआ है। 5 सीटें बचाने में योगी आदित्यनाथ कामयाब हो गए तो यह कहा जाएगा वर्चस्व बचा लिया, यानी कि बेटर कर लिया 2024 से। और अगर अखिलेश यादव 4 पर ही अटक गए तो कहा जाएगा कि ग्राफ गिर रहा है, क्योंकि लोकसभा में तो बेहतर प्रदर्शन हुआ। लेकिन मायावती का क्या? ना मायावती इधर की ना उधर की, तो बीच में क्यों टपक रही है? अखिलेश यादव के वोट को काटने के लिए। मायावती इसके अलावा और कुछ नहीं करने जा रही है, तो यह मायावती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब लीगल एक्शन लेने की जो तैयारी कांग्रेस ने की है, इससे भी डरी हुई सहमी हुई भाजपा है। लेकिन न्यायपालिका के ऊपर भरोसा नहीं रहा, इसलिए नजरअंदाज भी किया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर क्या फैसला आएगा वह आने वाला समय बताएगा कि फैसला क्या आता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो पावर का दुरुपयोग कर रहा है और देश को और विपक्ष को नजरअंदाज कर रहा है, यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वही महाराष्ट्र में इंडिया को पूर्ण बहुमत दीपावली के बाद का आया हुआ ताजा सर्वे यह कहता है कि इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। वह भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चिंता बढ़ा रहा है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार धराशाह होते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी समाप्ति की तरफ जा रही है। 1500 रुपए लाडली बहना और बर्तन और बुर्का जब बांट रहे थे तो यह कहा जा रहा था बहुत प्रभावित होगा, लग भी रहा था। लेकिन बदलापुर के अंदर 4th क्लास में पढ़ रही 2 बच्चियों के साथ हुई बर्बरता ने और छत्रपति शिवाजी की मूर्ति खंडित होना, इसने एकनाथ शिंदे सरकार को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन जो एकदम धराशाह होता हुआ नजर आ रहा है, अब नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आ रहा है। आरएसएस के प्रचारक जा रहे हैं, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वह कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का नारा पंचर हो गया, हवा निकल गया। अखिलेश यादव का नारा जुड़ोगे तो जीतोगे, यह सर चढ़ करके बोल रहा है। यानी कि इसमें समानता नजर आ रही है, एकजुटता नजर आ रही है और एक शुभ संकेत इसमें नजर आ रहा है। लेकिन बटोगे तो कटोगे में एक द्वेष, एक भयावह परिस्थिति, एक सांप्रदायिकता उसमें नजर आ रही है। इस बीच उपचुनाव और 2 राज्यों का चुनाव, इसके बीच मुकाबला आकर के टिक गया है।
जिसमें इंडिया गठबंधन एज लेता हुआ नजर आ रहा है और भाजपा गठबंधन धाराशाह होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कनाडा ने भारत को दुश्मन घोषित कर दिया। अब क्या होगा? अमेरिका भी उसके साथ है, कई देश उसके साथ, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश साथ खड़े हो गए। न पाकिस्तान से रिश्ते सही रख सके और न श्रीलंका से रख सके, न बांग्लादेश से रख सके, न नेपाल से रिश्ते सही रख सके, न अमेरिका, न कनाडा, न ऑस्ट्रेलिया और भी बाकी कई देश हैं। तो यह सरकार फंसी हुई नजर आ रही है। जब अमित शाह को ही आरोपी बना दे कोई देश गृह मंत्री को, तो यह देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। और 19 कंपनियों को और 2 व्यक्तियों को बैंड कर दे तो अमेरिका, तो सोचिए कि इस देश का क्या होने वाला है और यह देश किन परिस्थितियों में आकर टिक गया है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे हम लोग, और वह 6 पॉइंट्स जो हैं आप दर्शकों को बता दूं, जिसके इर्द गिर्द हम लोग रहेंगे, जिस पे विश्लेषण करेंगे। बहुत ही मुख्य है यह, आप दर्शकों को जानना जरूरी है, आप दर्शकों तक यह सूचनाएं पहुंचनी जरूरी है। तो नंबर 1, योगी आदित्यनाथ अगर उपचुनाव हारे तो सीएम की कुर्सी चली जाएगी क्या? 5 + 4 = 9 का क्या है मामला, इस पर चर्चा करेंगे। और नंबर 2, मोदी ने क्या बड़ी गलती कर दी, अपनी पार्टी को फंसा दिया है, इस पर चर्चा करेंगे। और नंबर 3, मायावती यूपी की उपचुनाव पहली बार चुनाव क्यों लड़ रही है? पहली बार उपचुनाव लड़ने जा रही है, क्यों? ऐसी क्या वजह हो गई कि मायावती को अब उपचुनाव लड़ने की जरूरत पड़ गई, जबकि 27 में चुनाव भी होना है, 24 तो खत्म हो रहा है। तो इस पर करेंगे। और नंबर 4, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लीगल एक्शन लेगी कांग्रेस, कहा और कोई विकल्प नहीं है। 1600 पन्ने का रिपोर्ट आया। और नंबर 5, महाराष्ट्र में इंडिया को पूर्ण बहुमत, दीपावली के बाद का ताजा सर्वे, शिंदे अजीत पवार को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। और नंबर 6, कनाडा ने भारत को दुश्मन घोषित किया, मोदी चुनाव में व्यस्त हैं। इन 6 मुद्दों पर हम लोग आज का चर्चा मुख्य केंद्रित रखेंगे और इसी के इर्द गिर्द सारी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन इसके पहले, इन 6 विषयों पे मैं चर्चा शुरू करूं, इसके पहले आप दर्शकों को नीतीश की कुछ बातें बता दूं कि मान मनोबल का दौर शुरू है नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार है कि मानते ही नहीं। वो कहते हैं ना, एक गाना था ना, दिल है कि मानता नहीं, आमिर खान का फिल्म का नाम था, दिल है कि मानता नहीं। तो नीतीश है कि मानते ही नहीं। और लगातार नीतीश कभी डाउन हो जा रहे हैं, कभी उठ जा रहे हैं, कभी डाउन हो जा रहे हैं, कभी उठ जा रहे हैं। यह जो परिस्थितियां बन रही हैं, नीतीश कुमार को कहा जा रहा था जो कि टूट गए हैं, वह भाजपा ने तोड़ दिया है उन्हें अंदर अंदर से। उनके लोग भाजपा के साथ मिल गए हैं। जी, यह बातें सही थी कि उनके लोग मिल गए थे। यह भी सही था कि 11 सांसदों की तस्वीर नरेंद्र मोदी के साथ आई थी और एक बहुत ही नजदीकी का तस्वीर नहीं आया था, लेकिन वह नजदीकी वाला साथ हो गया और वह 11 जो साथ थे वह नीतीश के साथ आ गए। है ना विडंबना? और जब 11 आ गए तो वह एक क्या करेगा? उसे भी आना पड़ेगा, नहीं तो दर बदल कानून लागू होता है। और अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश के पास पावर आ गया है कि वह कोई फैसला ले ले। कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, बातें निकल रही हैं। यह नीतीश कुमार की नाराजगी मोदी की कुर्सी को हिला रही है, इस चीज से इंकार नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं होता तो भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज पटना में कुंडी मार के बैठे नहीं होते मान मनोबल के लिए। और मान मनोबल का दौर शुरू है। यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को जड़ से
काटने का प्रयास भाजपा कर रही है, और इसमें दो राय भी नहीं है। आरसीपी सिंह हो या प्रशांत किशोर हो या जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सब इसी चीज में लगे हुए हैं। और अब नीतीश कुमार दो दो हाथ करने को तैयार है, और यह चीजें झलक रही है। केसी त्यागी, सिपा सलाहकार जो नीतीश कुमार के हैं, केसी त्यागी, उनके दिए गए एक इंटरव्यू से में जब पूछा गया अखिलेश यादव को लेकर के, कि वह कह रहे हैं कि एक बड़ी स्वागत की तैयारी इंडिया गठबंधन में चल रही है बड़े नेता की, नीतीश कुमार को लेकर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, आप क्या कहेंगे? तो केसी त्यागी ने उस बात का खंडन नहीं किया अपने बयान में। उन्होंने यह कहा कि अखिलेश एक अच्छे नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं और सधे हुए नेता हैं। सधे हुए नेता हैं यानी कि उनकी बातों पर मुहर लगा रहे थे। और अखिलेश यादव कहे थे कि नीतीश हमें इंडिया गठबंधन में लाए थे, हम उनको लाएंगे और उनको तुरंत आ जाना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव का बयान एक आया, तेजस्वी यादव का जो बयान आया वह और चौंका दिया। वह कहे कि हमारे चाचा फंस गए हैं, उनको हमको उस जाल से निकालना है और उसके लिए कुछ भी करूंगा। यानी कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यह सारी वजह है। और बिहार के अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेता, राज्यपाल जैसे लोग मान मनोबल के दौर में शामिल हैं, और नीतीश है कि मानते ही नहीं। तो यह चीजें हैं। और शाम 4 बजे जब जगदीश जी के प्रोग्राम में आऊंगा तो इस पर विस्तार पूर्वक बताऊंगा, चूंकि समय कम है। तो इसके लिए शुरू करते हैं आज के उस चर्चा पर। नंबर 1, योगी आदित्यनाथ अगर उपचुनाव हारे तो सीएम की कुर्सी चली जाएगी क्या? क्या है 5+4=9 का फार्मूला? योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से गुजरात लॉबी लगातार हटाने का प्रयास कर रहा था, आप दर्शक जानते हैं कि उनको कुर्सी से किसी भी कीमत पर हटाना चाहता था। ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम 2 हैं, इनमें से कोई एक सीएम बने और एक प्रदेश अध्यक्ष बने, ऐसी बातें चर्चा में थी। और लगातार लोकसभा चुनाव के बाद यह प्रयास भी हुए योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ अड़े हुए थे। उन्हें हटाने की जरूरत और साहस गुजरात लॉबी ने नहीं कर पाया। लेकिन अब जो योगी आदित्यनाथ के कंधे पर जो चीज दी गई है, योगी आदित्यनाथ को इन 9 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित करने का पावर उन्हीं के पास है, प्रत्याशी खड़े करने का और जिताने का जिम्मा। और यह साबित करना है कि कौन बड़ा नेता है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह बटोगे तो कटोगे के नारे देते रहते हैं, हिंदुत्व को बढ़ाते हैं, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनने का जो प्रयास करते हैं, जो इस देश के लिए नुकसानदायक है। किसी धर्म का नेता बनना गुनाह नहीं है, अच्छी बात है। हर धर्म का एक नेता होना चाहिए जो अपने धर्म को आगे बढ़ाए, लेकिन सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाने वाला जो है उसको नेता नहीं कहते। वो गांव देहातों में नेता को कभी कभी बच्चे नेता कह देते हैं, तो वह नेता होते हैं या नेता होते हैं, उन्हें ज्ञानता नहीं होती है, छोटे बच्चे होते हैं तो नेता कह देते हैं। यानी कि नेता और नेता में क्या डिफरेंस है, सोचिए तो क्या है लोग कि जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात करते हैं और खुलेआम। और चुनाव आयोग तमाशबीन बनकर के देखता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या इस देश के लिए हो सकता है कि चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है। टीएन सेशन जैसे चुनाव आयुक्त अगर होते तो कब की उनकी धज्जियां उड़ जाती, वह चुनाव लड़ने लायक नहीं रह जाते। ऐसे नेता, चाहे वह मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे प्रदीप सिंह हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, बहुत सारे नेता हैं भाजपा के जो नेतागिरी छोड़ करके उनको खेत में काम करना पड़ता। लेकिन राजीव कुमार है, और राजीव कुमार तो भाई बहुत विद्वान व्यक्ति है। ऐसी चीजें देखने के समय उनकी आंखें बंद हो जाती है।
तो यह चीजें योगी आदित्यनाथ को कितनी भारी पड़ेंगी। अब योगी आदित्यनाथ को इसलिए यह सारा चीज दिया गया है कि वह 9 सीटें उन्हें निकालनी है। अगर 9 सीटें निकालने में वह कामयाब हो जाते हैं तो उसका यह मतलब होगा कि 2024 से बेहतर प्रदर्शन उन्होंने कर दिया, करके दिखा दिया अपने दम पर, यानी कि मोदी ने गलती की थी। लेकिन अगर वह 5 सीटें भी नहीं बचा पाए, जो 2 जयंत चौधरी के हैं और 3 भाजपा के हैं, इन 5 का दमदारी है उनके ऊपर, अगर इस 5 को भी बचा लिए तो भी कहा जाएगा 24 से बेहतर प्रदर्शन है और 22 वाली परिस्थिति में लेकर खड़ा कर दी है। लेकिन वही अखिलेश यादव की 4 सीटें हैं, 9 पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस को सीटें नहीं दे रहे थे, कम दे रहे थे, तो कांग्रेस ने छोड़ दिया, कहा आप ही लड़ लीजिए। अब 9 सीटों की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के पास है। 4 सीटें हैं अखिलेश यादव की, और 4 से ऊपर अगर सीटें नहीं लेकर के आए तो अखिलेश यादव की दमदारी समाप्त हो जाएगी। जो बार्गेनिंग पावर है ना, कि उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव आ रहा है, तो फिर कांग्रेस को कम सीटें दे करके वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि दोनों नेता फंसे हुए हैं, एक अपनी कुर्सी बचाने के लिए और एक गठबंधन में बार्गेनिंग पावर के लिए। इस बीच सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होगा तो वह योगी आदित्यनाथ को, उनकी कुर्सी चली जाएगी। अभी 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है और इस बीच अगर कुर्सी चली जाएगी तब तो बड़ी भारी मुश्किलें पैदा हो जाएगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ बड़ी मुश्किलों में घिर गए हैं। बहुत सारे नेताओं को लगाया जा रहा है बटोगे तो कटोगे का नारा दिया गया, बहराइच जैसे कांड भी हो गए, बुलडोजर चले, उसका रिएक्शन है जनता के अंदर उत्तर प्रदेश में, और विवादित बयानों में घिरते जा रहे हैं। इस बीच सीटें हारते हुए नजर आ रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ, और इस बार अगर एक भी सीटें हार गए, 5 से कम सीटें आई तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खींच जाएगी। अगर 5 आ गई तो वह फिर बादशाह हो जाएंगे, फिर उसे गुजरात लाबी को हटा पाना बड़ी मुश्किल होगा। एक बात लोकसभा चुनाव के समय आई थी कि मोदी अगर जीत गए तो योगी को हरा देंगे, हटा देंगे। तो लोग यह कहते थे जब मोदी जीतेंगे तब तो योगी को हटाएंगे। मोदी जीतेंगे ही नहीं जीते, 33 सीटों पर आकर के सिमट गए। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ आते हैं, गोरखनाथ पीठ से, वहां के आसपास की सीटें तो योगी आदित्यनाथ जितवा दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, उस वाराणसी के आसपास की सभी सीटें हार गए और खुद की भी सीट रहमो करम पर जीत करके आए हैं। वह जीते थे या हारे थे, इसका ही सबूत अभी तक नहीं है। चुनाव आयोग ने 3-3.5 घंटा तक सर्वर स्लो करके, स्लो काउंटिंग करा के, और जब सर्वर चालू होता है तो 1,52,000 मतों से जीत गए। तो यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखना बड़ी दिलचस्प होगा, यह अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। मोदी की कुर्सी तो खतरे में है ही, योगी की कुर्सी भी खतरे में आ गई है। वो कहते हैं ना, खुद तो जाऊंगा सनम तुझे भी ले जाऊंगा। तो मोदी तो परेशान है ही नीतीश कुमार से, योगी को निपटा के जाएंगे। और योगी अगर कुर्सी से उतर गए, दूसरा कोई अगर सीएम बन गया 2 साल के लिए, तब फिर योगी आदित्यनाथ न तो पार्लियामेंट में होंगे और न विधानसभा में होंगे। तब उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश फंस गया है। नारा अखिलेश यादव का भारी पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ पर। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, और दूसरे तरफ अखिलेश यादव का जुड़ोगे तो जीतोगे पीडीए का, पिछड़ा, दलित, अगड़ा, सभी को साथ लेकर जाने का, और इधर बंटवारा करने का, यानी कि सांप्रदायिकता का। इस बीच योगी आदित्यनाथ का हाल बेहाल है उत्तर प्रदेश में। अब नंबर 2 पे आते हैं। मोदी ने क्या बड़ी गलती कर दी, अपनी पार्टी को ही फंसा दिया। मोदी का ट्वीट
5 ट्वीट और 1 ट्वीट डिलीट। जैसे ही इन्होंने कांग्रेस की शासित राज्यों पर सवाल खड़े किए, कांग्रेस के नेता सवाल पूछना, एक एक करके बयान आना और हैशटैग लगा करके पूछना सवाल शुरू हो गया, दौर चलने लगा। कांग्रेस के पवन खेरा ने कहा कि महिलाओं को बस सेवा फ्री कौन दे रहा है, महिलाओं को पैसे कौन दे रहा है, ओल्ड पेंशन कौन दे रहा है। यह सारी चीजें जो कहने लगे, 25 लाख रुपया मेडिकल इंश्योरेंस कौन दे रहा है। नरेंद्र मोदी को अपना डिलीट करना पड़ा, ट्वीट अपना डिलीट कर देना पड़ा। एक प्रधानमंत्री ऐसा ट्वीट करता है। अब यह भी पूछे जाने लगा कि जो 2014 में आप आए थे तो 50 लाख करोड़ का कर्ज था, आपने 150 लाख 150 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्स्ट्रा कर्ज ले लिया। 200 के पार जो कर्ज, 200 लाख करोड़ के पार जो कर्ज चला गया, क्यों चला गया? आपने क्या किए ये पैसे? राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं दे करके उसे कर्ज में डुबाते गए, क्या है? केंद्र सरकार ने जो कर्ज लिए हैं उसके मुताबिक इस देश में जो बच्चा पैदा होगा वह 1.5 लाख रुपए का कर्जदार होगा। 1.5 लाख रुपए का कर्जदार होगा जो बच्चा आज पैदा होगा केंद्र सरकार की तरफ से। और राज्यों के सरकारें जो हैं, उन राज्यों के सरकारें ने जो कर्ज लिए हैं वह अलग से जोड़ दीजिए हर राज्य का। अब अगर हम महाराष्ट्र का देख लें तो महाराष्ट्र के हर एक बच्चे पर 1 लाख रुपए का कर्ज है और 1.5 लाख रुपए का कर्ज प्रधानमंत्री का जोड़ दीजिए, यानी कि 2.5 लाख के कर्ज में बच्चा पैदा महाराष्ट्र में हो रहा है। हर राज्यों की अलग अलग हिसाब है, हर राज्य अलग अलग कर्ज लिए हुए हैं। उस कर्ज के अनुसार आप देखिएगा तो तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख कर्ज प्रति बच्चे पर पड़ेगा, प्रति व्यक्ति पे पड़ेगा। और रोजगार किसी के पास नहीं है, रोजगार हाथ से जा रहे हैं और यह सरकार तानाशाह होती जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है, डॉलर बढ़ते जा रहा है, रुपया घटते जा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और यह सरकार आंकड़े आधा अधूरे देती है। नरेंद्र मोदी के पास कोई सवाल इसका जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी कहते थे पहले जब सीएम थे गुजरात के, तो कहते थे कि क्या कारण है कि रुपया कमजोर हो रहा है। आज वही कारण वित्त मंत्री से पूछा जाता है, निर्मला सीतारमण से, तो कहती है ना ना ना, रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर थोड़ा मजबूत हो गया। अरे भाई, डॉलर मजबूत हुआ इसका मतलब कि रुपया कमजोर हुआ है ना हमारा। विदेशों से जो आयात निर्यात हो रहा है वह डॉलर में होता है, रुपए में तो होता नहीं। हमारे रुपए की तो अहमियत है ही नहीं, डॉलर की अहमियत है। तो उस डॉलर के मुकाबले हम रुपया देते हैं, तभी तो डॉलर हम लेते हैं। यह नरेंद्र मोदी की विफलता है और नरेंद्र मोदी की तानाशाही, जिसकी वजह से इस देश में न तो रोजगार नहीं है, रोजगार की चर्चा हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। 30-32 लाख जो केंद्र सरकार के नेतृत्व में सरकारी नौकरियां खाली हैं, उन नौकरियों की चर्चा नहीं करते प्रधानमंत्री। उस नौकरियों को कैसे भरा जाए, कौन सी ऐसी संस्थाएं लगाई जाए, कैसे व्यवस्था की जाए कि किया जाए। लेकिन कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे हैं। अगर वह दिया जाए, किया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में भी आएगी, कंपनियां भी चलेंगी, मैन्युफैक्चर भी होगा, लोग सामान भी खरीदेंगे, शॉपिंग भी करेंगे। लेकिन पैसे ही नहीं है तो त्योहार में कपड़े कहां से बनाएंगे? एक कपड़े को 1 साल चला रहे हैं। जो 6 महीने में कपड़े बदलते थे वह 1.5 साल 2 साल में कपड़े बदल रहे हैं। और इससे ज्यादा क्या कर सकते? जो 5,000 रुपए के एक सेट कपड़े का खरीदते थे, अब वह 1,500 रुपए में खरीदने को मजबूर है। यह परिस्थितियां नरेंद्र मोदी ने पैदा की है और इसका जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। वही अब विपक्ष पूछ रहा है कि आप बताइए कि आपने क्या किया। 11वें साल में आप प्रवेश हैं, 11वां साल आपका समाप्त होने जा रहा है। आप बताइए कि आपने क्या किया और आपकी सरकारों ने क्या किया। इसका जवाब नहीं है। इसके जवाब में ट्वीट जो है वह डिलीट कर दिया जाता है। अब अगर नंबर 3 पर आए, मायावती यूपी की उपचुनाव पहली बार चुनाव क्यों लड़ रही है?
मायावती उपचुनाव नहीं लड़ती हैं, अभी तक नहीं लड़ी हैं। अब उपचुनाव लड़ने जा रही हैं मायावती उत्तर प्रदेश में, जहां एक भी लोकसभा की सीटें नहीं आई और वोट प्रतिशत घट गया। अब मायावती खुद अपनी पार्टी के लिए लड़ने जा रही हैं या पार्टी को समाप्त करने जा रही हैं या किसी के कहने पे लड़ रही हैं, यह तो 23 तारीख को परिणाम जब आएगा तो पता चलेगा। लेकिन एक चीज तय है कि मायावती जो बची खुची 4-5% पे है उत्तर प्रदेश में, 7% पे, उसको भी भाजपा समाप्त करवा देगी, क्योंकि मायावती के यह रवैया बिल्कुल लोगों को अब रास नहीं आ रहा है। अब देखिए, एक तरफ दलित पिछड़ा का, बहुजन का, ओबीसी का, इन सभी का लोगों का एक तरफ लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, और दूसरी तरफ तानाशाह की लड़ाई है। अखिलेश और योगी में डायरेक्ट फाइट है और यहां पर मायावती बीच में टांग अड़ाने जा रही है, यानी कि वह अखिलेश के वोटों को काटने का प्रयास करने जा रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते बन जाए। यह चीज लोगों को समझ आ रहा है। मायावती की साख लगातार 2014 के बाद समाप्त होती जा रही है और वह 8-9% पे आकर के टिक गई है। 27 में क्या होगा 27 बताएगा, लेकिन 22 में तो कुछ नहीं हुआ। एक विधायक उत्तर प्रदेश में, और वह भी एक विधायक योगी आदित्यनाथ का, उमाशंकर सिंह बलिया रसरा से। लोकसभा में 10 थे समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के 2019 में, इस बार 0 आ गए, इस बार अकेले लड़ रही थी। यह चीजें अब मायावती की खुल करके देश के सामने आ गई कि वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हैं, खुलेआम हो गया है और लोग इस चीज को समझ गए, इसलिए उनसे लोग दूरियां बना रहे हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद रावण थोड़ी ऊपर उठने का प्रयास किए, लोकसभा चुनाव में वह अपनी सीट जीते, पहली बार पार्लियामेंट में आए, लेकिन हरियाणा में जो वह हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे और सरकार बना रहे थे, लोगों को समझ आ गया कि चंद्रशेखर आजाद रावण भी मायावती वाले कदम पर शुरू में ही चल दिए हैं। हेलीकॉप्टर से घूमने की पैसे कहां से आ गए उनके पास, और वाइट प्लस सुरक्षा कहां से क्यों मिली है? यानी कि वह भी बलि का बकरा ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। जब शुरू में यह हाल है तो वह भी दम रख पाएंगे, इस चीज की क्या गारंटी है? मौके पर नजर नहीं आते वह भी। तो इसलिए मायावती को लेकर के एक खासा नाराजगी SC ST दलित ओबीसी में है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके ही रहेंगी, यह ठान लिया है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन वही नंबर 4 पे आ जाए कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लीगल एक्शन लेगी कांग्रेस, कहा और कोई विकल्प नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है कि लीगल एक्शन ले और कोर्ट का रुख करें, इसके अलावा कोई एक्शन नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग तो सुनने को ही तैयार नहीं है। चुनाव आयोग 1600 पन्ने का रिपोर्ट तो दे रहा है, लेकिन संज्ञान नहीं ले रहा है कि वजह क्या है, और विपक्ष का सुनता नहीं है। विपक्ष यह मांग कर रहा है कि आप 20 सीटों पर रिकाउंटिंग करा दीजिए, वीवीपैट पर्ची से मिलान करा दीजिए, और वह सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बोले ना, हमारा काउंटिंग सही है, हम नहीं करेंगे काउंटिंग। अगर कोई बच्चा पढ़ता है और उसको अगर नंबर कम आता है तो वह, अगर उसे कॉन्फिडेंस होता है तो वह कहता है रिकाउंटिंग हमारा कराइए, रीचेक करा दीजिए। वह एप्लीकेशन देता है, कंप्लेन करता है, तो उसके पेपर को रीचेक कराया जाता है, क्योंकि उसके भविष्य की बात होती है बच्चे का। किसी की वजह से उस बच्चे का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। तो यहां तो राज्य की सरकार की बात है, तब यह तो और भी जल्दी हो जाना चाहिए, तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए सरकार बनने से पहले। तो चुनाव आयोग क्यों 1600 पन्ने का पेपर छाप रहा है, रिपोर्ट क्यों बना रहा है?
यानी कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चुनाव आयोग जरूर किसी से मिला जुला है और मिलजुल करके काम किसी और के लिए कर रहा है। वह अपने पद का नाजायज फायदा उठा रहा है। अब कोर्ट क्या संज्ञान लेगा और कोर्ट क्या फैसला देगा, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कोर्ट से उम्मीद अब लोगों को रही नहीं। न्यायालय पर भी कब्जा इन्हीं का, मीडिया पे कब्जा इन्हीं का, संस्थाओं पर कब्जा इन्हीं का। तो ऐसे में यह इस देश का क्या होगा, अब यह बात भी लोग सोचने और समझने लगे हैं कि आखिर इस देश का क्या होगा। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो आगे यह देश चलेगा कैसे? क्या तानाशाही में गुलाम रहेगा यह देश? हो गया जो कंगना रनावत यह कहती है कि 14 में देश आजाद हुआ, यही है आजादी का आलम। उसके पहले क्या था? जब लोगों को रोजगार मिल रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे, त्योहार खुशी से मनाते थे, महंगाई भी कम थी, सस्ते में काम निपट जाते थे, रोजगार घर में मिल जाता था, मनरेगा भी हो जाता था, सरकार भी रोजगार दे देती थी। तो वह क्या था? और आज जब लोगों को धोखा दिया जा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, वादा खिलाफी किया जा रहा है, तो यह आजादी है क्या? विचार तो देश की जनता को करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस जा तो रही है न्यायपालिका, लेकिन जब तक मोदी कुर्सी पे रहेंगे न्यायपालिका से भी न्याय मिलेगा, अब इसकी उम्मीद तो लोगों में बहुत कम बची है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट न्यायालय है, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जीवन में किसी न किसी के ऊपर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। जब सब बेईमान ही है तो भरोसा तो करना, बेईमान के ऊपर भी भरोसा एक बार करना ही पड़ेगा। तो वह न्यायालय क्या एक्शन लेगा और न्यायालय क्या उसका रिजल्ट देता है, यह बहुत दिलचस्प होगा। और सुनवाई कब करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा का जब अगला चुनाव आएगा तब सुनवाई करेगा? कुछ भी हो सकता है भैया। ईवीएम का 5 साल पर, जब 24 का चुनाव हो रहा था, 19 की सुनवाई 24 में हो रही थी, जब इलेक्शन चल रहा था, तो उसका क्या फायदा? तो ऐसे वक्त में न्यायालय भी अपना असर दिखाने लगता है, जो लोगों को अब पसंद नहीं आ रहा है। तो वह भी बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन नंबर 5, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत। दिवाली के बाद का ताजा सर्वे शिंदे अजीत पवार को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। जो सर्वे आया है, और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का वजूद समाप्त हो रहा है, भाजपा का भी हो रहा है। 105 सीटों से 75, 77, 78 सीटों पर आ रही है। यह डरा रहा है। और महाराष्ट्र में वजूद बचाने की लड़ाई है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को, क्योंकि यह लोग धोखाधड़ी से पार्टी तोड़ करके आए हुए, उद्धव ठाकरे और शरद पवार का। और उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ महाराष्ट्र की सिंपैथी है और राहुल की ताकत, तीनों एक साथ जुड़ी है। राहुल गांधी को महाराष्ट्र से नजरअंदाज उद्धव ठाकरे और शरद पवार से कर नहीं सकते, और शरद पवार के साहस को कम नहीं आंक सकते। 85 साल की उम्र में और कैंसर से पीड़ित व्यक्ति पानी पिला दिया है सबको। उसकी रणनीति के सामने आरएसएस और भाजपा सब धाराशाह हो रहे हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है महाराष्ट्र का चुनाव। अजीत पवार खुद की सीट हारते हुए नजर आ रहे हैं, और एकनाथ शिंदे इस चिंता में डूबे हैं कि अगर उनकी सरकार नहीं आई और वह सीएम नहीं बने तो उनकी पार्टी कहीं हाथ से न चली जाए। और दूसरी तरफ शरद पवार यह ठान लिए हैं कि अजीत पवार से एनसीपी का सिंबल हमें छीनना है, और एकनाथ शिंदे से शिवसेना का सिंबल छीनकर उद्धव ठाकरे को देना है। इसी पर वह लगातार काम कर रहे हैं और इसी चीज का डर सता रहा है। लेकिन भाजपा के हाथ से महाराष्ट्र गया तो भाजपा न घर की रहेगी न घाट की। तो योगी की कुर्सी अगर खतरे में है तो मोदी की भी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। नीतीश कुमार की नाराजगी भी सर चढ़ करके बोल रही है। लेकिन आखिरी पॉइंट्स कनाडा की बातों पर है। कनाडा ने भारत को दुश्मन घोषित कर दिया क्या? मोदी चुनाव में व्यस्त है। अब यह गुजरात लाबी चुनाव में व्यस्त है, महाराष्ट्र और झारखंड का उपचुनाव का। उपचुनाव तो उतने अहमियत नहीं रखते मोदी के लिए, लेकिन मोदी का रिएक्शन तो उपचुनाव में ही पड़ेगा। नाराजगी तो मोदी से ज्यादा है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर तो सारे चुनाव लड़े गए थे।
और महाराष्ट्र और झारखंड की हार मोदी को कुर्सी से हटाने को आरएसएस को भी मजबूर करेगा और भाजपा के लोगों को भी। और जो इनके सहयोगी है वह सहयोगी भी इनके साथ खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी मोदी के लिए बड़ी भारी पड़ती जा रही है और नायडू है कि बोलते ही नहीं। नायडू कहीं ना कहीं 3 बार रेवंत रेड्डी के साथ जो आए, कहा जा रहा है कि डायरेक्ट राहुल गांधी से बात हुई है, इसीलिए वह चुप है। कितनी सच्चाई है या समय आने पे पता चलेगा, अभी तो कोई चर्चा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की चर्चा है कि नीतीश कुमार बहुत गुस्साए हुए हैं और नीतीश कुमार को मान मनोबल का दौर चल रहा है और नीतीश है कि मानते नहीं। कितना भारी पड़ेगा नरेंद्र मोदी के लिए। और योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की लड़ाई में बड़ी दिलचस्प मोड़ आने वाला है। इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में फंस गए हैं योगी आदित्यनाथ। जुड़ोगे तो जीतोगे, यह इंडिया का नारा और पीडीए अखिलेश का, यह योगी पर भारी पड़ रहा है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है आपके, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई सुझाव है जिससे हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर बना सकते हैं तो आप दर्शक जरूर कमेंट में लिखिएगा, हम और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सच्चाई देश के सामने पहुंच सके। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे टीएफडी इंडिया नेटवर्क। ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएफडी इंडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।